नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून मुख्य सेवक सदन में मंथन 2025 का 5वां राष्ट्रीय नेता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। ये कार्यक्रम बिजनेस उत्तरणीय संस्था की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंडी उद्यमों को भी एक सशक्त मंच देने का काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उत्तराखंडी उद्यमियों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, साहित्य, शिक्षा और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ साथ उत्तराखंडी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल लीडर समिट का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज इस समिट का 5वां संस्करण विशेष रूप से हमारी सभी मातृशक्ति को, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। नई दिशा देने का सराहनीय कार्य आप सबके माध्यम से हो रहा है और हम सभी जानते हैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। चाहे महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, या उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, जन धन योजना के द्वारा पहली बार बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना हो, लखपति दीदी योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी न हो। आज महिलाएं उद्योग से लेकर कला तक, शिक्षा से लेकर विज्ञान तक और खेल से लेकर अनुसंधान तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर ओलंपिक के मंच तक और राजनीति से लेकर सेना के मोर्चे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं अपने परिश्रम से, कौशल से और नेतृत्व क्षमता के बल पर जहां एक ओर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की प्रमुख बनकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का, उनको विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों की एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता, स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए
एक मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने के लिए तथा हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्पाइस बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी भी प्रारंभ की गई है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। जहां अपना काम कर रही हैं, वहीं अनेकों लोगों को उनको भी साथ में जोड़कर उनके भी स्वरोजगार। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कम बतादे की कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कई योजनाओं के लाभार्थियों और श्रमिकों के खातों में डीबीटी के जरिए 12 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित की। उन्होंने राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का भी शुभारंभ किया, जिसमें श्रमिकों को योजना से संबंधित जानकारी, पंजीकरण और अन्य सेवाएं सुगमता के साथ उपलब्ध हो सके, उसके लिए निर्णय लिया। देहरादून नगर निगम ने एक बार फिर से विवाद और ज्यादा बढ़ा दिया है और आपको बता दें ये विवाद अब गहराता नजर आ रहा है, जहां नगर आयुक्त नमामि बंसल कांग्रेस नेता और वार्ड नंबर 47 के पार्षद रॉबिन त्यागी के बीच हुए विवाद के बाद निगम कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने मान सम्मान से जुड़े मुद्दे को लेकर नगर निगम कार्यालय में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि जब तक संबंधित पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से मेयर और नगर आयुक्त से माफी नहीं मांगते, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर महिला अधिकारों के अपमान का भी आरोप लगाया है और इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग मातृशक्ति को लेकर के जनता को गुमराहित करना चाहते हैं, दूसरी ओर उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके नगर निगम के पार्षद हैं, वो मातृशक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। नगर निगम में एक महिला अधिकारी हैं और जिस तरह से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, उन्होंने जिस तरह से अपनी परिचय दिया, तो कांग्रेस का चरित्र को उन्होंने दिखाया है। तो क्या रहा? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। हमारी और मेयर साहब की और नगर आयुक्त महोदय से बातचीत केवल हुई है। उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। हमने कहा भाई हम तो कर्मचारियों अधिकारियों के मान सम्मान के लिए इस कदम को उठाए हैं कि जब तक जो है पार्षद क्या नाम है, रॉबिन त्यागी जी नहीं आते हैं और उनके जितने वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो हम तब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे, क्योंकि बातचीत से किसी भी समस्या का हल होता है। अगर वो आते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, तो हम तब जाके ऑफिस खोलेंगे। हम तब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे जब तक कि उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। और यहाँ तक सफाई कर्मचारी संघ के लोग हैं, यहाँ सफाई कर्मचारियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति नहीं। मैंने नगर आयुक्त को बोल दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा करना चाहे आप करें। हो सकता है कि कल से हमारा आदेश हो जाएगा इधर से कि संगठन की तरफ से
कि सफाई कर्मचारी भी अपना सफाई कार्य बंद कर दें, तब जाके इनको समझ में आएगा। सच्चाई तो ये है कि इस पूरे प्रकरण में वार्ता होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करे, लेकिन नगर आयुक्त को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो इस प्रकार से राजनीति होने देंगे तो ये तो गलत है। उनसे वार्ता हो रही थी पार्षद रॉबिन त्यागी जी की, तो अगर हमारे लोग जो है वो आहत हुए हैं किसी कारण से, उसका वो भी पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ कहा गया, उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, हमारे पूरी पार्टी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि लोगों का अहित हो। हम हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो हमेशा हमें अपने साथ पाते हैं। आज भी वार्ता करके इस मामले को सुलझाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी ये कह चुके हैं, उनसे वार्ता भी करेंगे। और पार्षद रॉबिन त्यागी जी क्योंकि शहर से बाहर है, वो भी जब आएंगे तो इसमें पूरी तरह से वो जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे वार्ता। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है, आखिरकार ये विवाद कहां तक पहुंचा है? हड़ताल में आखिरकार जो नगर निगम के कर्मचारी बैठे हैं, आखिरकार उनकी मांग क्या है और वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए निशी, देहरादून नगर निगम में जो विवाद है उसको देखा जाए तो गहराता जाता है, क्योंकि नगर आयुक्त नमाज बंसल और वार्ड 47 के जो पार्षद हैं कांग्रेस के रोबिन त्यागी, इनके बीच में इस विवाद आया है। और इसमें जो है कर्मचारियों के अंदर जो है रोज देखने को मिल रहा है, कर्मचारियों के ने मान सम्मान से जुड़े इस मुद्दे को लेकर के ताले लगाकर निश्चितकालीन हड़ताल शुरू की हुई है। और अगर देखा जाए तो कर्मचारी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक जो पार्षद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं साजिद रूप से मेयर और नगर आयुक्त से माफी नहीं मांगते, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो इसमें अभी तक अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से मांग की जा रही है, हालांकि औपचारिक अगर वार्ता की बात की जाए तो अभी तक इसमें कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सम्मान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब तक बातचीत या माफी नहीं होगी, जो कार्यालय है वो नहीं खोले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस पर अब भाजपा ने सीधी प्रक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो महिला अधिकारी के अपमान कर रही है। बिल्कुल योगेश, कार्य में बाधा आ रही है और मान सम्मान से जुड़ा ये मुद्दा अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। लेकिन आखिरकार जो नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, आखिरकार ये हड़ताल कब खत्म होगी? आखिरकार इसको लेकर पार्षद को लगातार आगे आने के लिए कहा जा रहा है, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या लगता है कि कब तक ये हड़ताल खत्म हो सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो इस हड़ताल को लेकर के लोग जो इसमें हड़ताल पर हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनकी सीधे तौर पर यही मांग है कि इसमें सीधे तौर पर वार्ता हो, जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसमें सामने आए, बातचीत से हल निकले। तो बातचीत करने की बात हो रही है, अब देखना होगा कि बातचीत कब होती है, क्योंकि कार्यालय पर ताले लगना, कार्य का बहिष्कार करना, हड़ताल करना, इससे आम जनता के ऊपर फर्क पड़ता है, आम जनता के कामकाज रुक जाते हैं और उससे सीधे तौर पर जो है व्यवस्थाएं रुकती हैं। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान जो है वो जनता को होता है। लेकिन इसमें अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक बातचीत होती है, कब तक इस पूरे घटनाक्रम पर जो है कुछ हल निकल कर आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो है एक और मान सम्मान की बात हो रही है, तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से लोगों को नुकसान भी हो रहा है। जी ठीक है योगेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार गोलीकांड में 4 गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी की उपचार के दौरान एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई है। मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मॉर्चरी में लाया गया है। सूचना मिलते ही सीओ लक्सर नताशा सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मॉर्चरी के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखिए 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा में कुछ बदमाशों ने यहाँ के 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ से एम्स रेफर किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा, साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है।
लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है। तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जाँच का फैसला किया है। साथ में मैं ये भी इंश्योर करूँगा, आज जैसे मॉर्निंग में विनय त्यागी की डेथ हुई है उपचार के दौरान, तो हमने 103 बीएनएस में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसके जो जाँच का दायरा है उसको और ज़्यादा बढ़ाया है। मिलते ही मौके पर सीओ पहुंच चुके हैं और स्थिति को काबू में करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नताशा का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, विनय त्यागी की मौत एक अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करती है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा एक अहम सवाल उत्पन्न होता है। हालांकि उन बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ओवरब्रिज पर जिस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग की गई, ये मामला किसी से छिपा नहीं है। वीडियो पूरी तरह से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई और उसी प्रकार से उन बदमाशों की गिरफ्तारी का दबाव भी पुलिस प्रशासन पर बनता गया। अब पुलिस ने उन बदमाशों को एक तरफ गिरफ्तार किया तो दूसरी तरफ विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारी संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ खुशबू गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ बदमाशों की गिरफ्तारी होती है, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगती है, लेकिन दूसरी तरफ कुख्यात विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जी निशी, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार गोलीकांड में 4 गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी की उपचार के दौरान आज तीसरे दिन एम्स में मौत हो जाती है। विनय त्यागी को गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हालत में एम्स अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स मोर्चरी में लाया गया है। सूचना मिलते ही सीओ लक्सर नताशा सिंह भी मौके पर पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। हाँ। मोर्चरी के बाहर बैठे परिजनों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि लगभग 7 बजे विनय त्यागी की हालत गंभीर थी और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर खबर मिली कि उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। खुशबू, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त अस्पताल के बाहर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विनय त्यागी का जो शव है वो इस वक्त मोर्चरी में मौजूद है। जी निशी, आपको बता दूं कि शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वहीं जो एम्स के जो विनय त्यागी के जो परिजन है वो एम्स के बाहर बैठे हुए हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है और थोड़ी देर में जो है पोस्टमार्टम कर यहाँ से सबको रवाना किया जाएगा। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में दिनेशपुर में स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में अब लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। पुलिस जो सरकार है बांग्लादेश का, उसके ऊपर तो इतना आक्रोश हमारे ऊपर भी है कि हमें बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए, उसके बाद हम वो बॉर्डर खोलने के बाद हम लोगों को वहाँ छोड़ा जाए। जिस तरह से यह हत्या कर रहे हैं हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इतना निर्दय से उसको दीपू दास को मारा गया है जो हद से बाहर है और हमारे सामने उनको एक बार खड़ा किया जाए। यूनुस खान को अगर आए तो हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है और निर्दय क्या होता है, उनको हम दिखा सकते हैं। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।